Excuse. Okay. Chapter 1 will start. Real numbers. मैम तो हमें चैप्टर 4 के लिए कितने पेजेस लीव करना है? क्या करना है बेटा? चैप्टर 4 जो अभी हमारा बाकी है उसके लिए कितने पेजेस लीव करना है? एक काम करो ना बेटा, नोटबुक के पार्ट कर दो ना, 2 पार्ट। पेज में मत छोड़ो क्योंकि तो बहुत बड़ा, अभी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब जाएंगे 7 से 8 पेजेस तो जाएंगे ही जाएंगे। देन डिपेंड्स ऑन योर हैंडराइटिंग आल्सो। सो ऐसा हो तो बुक के ना 2 पार्ट कर दो, जो बीच में होता है वहां से पेज ले लो और चैप्टर 1 लिखना स्टार्ट कर दो, फोल्ड करके। वो जो बनाते हो ना, फोल्ड करके पेजेस को फोल्ड करके वहां मेरा नाम लिख दो। ओके, एंड स्टार्ट वहां से चैप्टर 1 और चैप्टर पैटर्न चलेगा, ठीक है मैम? हाँ। मैम कंटिन्यू करे तो चलेगा? क्या कंटिन्यू करे तो चलेगा? चलेगा, तुम्हें पता होना चाहिए बस। चैप्टर 1 रियल जरा अनुशोधन अपना numbers क्या होता है? Who will tell me what are real numbers? What do you know about real numbers? बोलो ख्याति। Ma'am, the rational and irrational numbers both are the mixture of rational and irrational numbers are called real numbers. Very good. Maitri, मैत्री नहीं आ रही आवाज बेटा। कैरली, मैम होल every numbers like irrational, rational, whole, integers, all numbers are togetherly called real numbers. okay. So can I say real number is the biggest family of the number system? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. रियल नंबर से बड़ी भी कोई फैमिली होती है क्या? रियल नंबर से आगे नहीं। नो मैम, बट रियल नंबर जैसा होता है ना इमेजिनरी नंबर, फैमिली ऑफ द नंबर सिस्टम, मतलब अभी तक तुमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जितने नंबर्स देखे हैं इंक्लूडिंग इरैशनल नंबर्स, सब कुछ रियल नंबर्स में आता है। ओके, सो रियल नंबर्स इज लाइक अ होल यूनिवर्स ऑफ अ नंबर। एक यूनिवर्स है पूरा का पूरा नंबर्स का, सब नंबर्स आ गए, कोई भी ऐसा नंबर बचता नहीं है जो रियल नंबर में ना हो। ओके, नाउ रियल नंबर्स टिल 9th स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम जो हमने देखा था उसमें हमने इरैशनल नंबर्स के बारे में काफी कुछ देखा था। अब इसमें भी इरैशनल नंबर्स आएंगे, बट दिस चैप्टर इज वेरी मच इजी बिकॉज देयर इज सम अदर थिंग्स आल्सो इसमें जो काफी इजी दे रखी है। फर्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड HCF। इसमें हम बेटा टॉपिक वाइज ही पूरा चैप्टर कवर करेंगे, नॉट एक्सरसाइज वाइज। विल गो टॉपिक वाइज। सबसे पहला टू फाइंड HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन Yes, common. Highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबके सबको पता है HCF कैसे फाइंड करते हैं। एवरीबॉडी नोस, राइट? दैट इज द वन ट्रेडिशनल मेथड, फैक्टर्स निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। नाउ देयर इज वन मोर मेथड जो यूक्लिड ने दी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। Everybody have heard the name of Euclid, right? Mathematician. Everybody has heard the name of Euclid? Father of Yes, ma'am. Yes, ma'am. Father of invention. Yes, ma'am. सारे बेसिक यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स, ये सब चीजें इन्होंने बताई थी कि कैसे वर्क करता है। इनफैक्ट सबसे पहले थ्योरम का प्रूफ भी यूक्लिड ने किया। ओके, सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब सेकेंड चैप्टर हम कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में अभी जो मैं फॉर्मूला लिख रही
हम सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। रिमेंबर p of x equals to g of x u of x plus r of x। Yes, ma'am. यहाँ पे सिर्फ वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, यहाँ पे हम नंबर से डील करेंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होने वाला है, इट विल बी नंबर्स। सो इफ एनी नंबर a is divided by a number b, you get a quotient q and you get a remainder r. Any number, a can be any number, b can be any number. A is called dividend, this is called divisor, quotient and remainder. So a equals to bq plus r. A equals to bq plus r. This is the formula. This is Euclid division. This is division algorithm only. But Euclid division algorithm क्यों बोलते हैं उसका भी आगे मैं बताती हूँ। लेकिन ये सिंपल जो तुमने सेकेंड चैप्टर में भी किया, डिविजन एल्गोरिथम से बस इधर p of x g of x नहीं है, इधर नंबर्स है, वेरिएबल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, ओके, नंबर्स होंगे इधर a और b की जगह। Now algorithm का मतलब होता है steps, right? Euclid ने using this formula he derived how to find highest common factor of any given numbers। ठीक है, ये यूज करके हमको ट्रेडिशनल मेथड ऑलरेडी पता है, बट हो सकता है उस टाइम पे वो मेथड हो ही ना, वो पता ही ना हो कि ऐसे भी HCF आता है। ठीक है, बिकॉज यूक्लिड जो है काफी एजेस पुराना मैथमेटिशियन। सो ही डिराइव्ड HCF यूजिंग दिस फॉर्मूला a equals to bq plus r। okay, ये फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, दैट वी विल डू। बिफोर दैट देयर इज वन थिंग, सपोज मैं 14 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 का रिमाइंडर इज 2। Remainder is always less than the divisor, less than divisor। मतलब अगर मेरा डिवाइजर 3 है, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो 3 है तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 0 हो गया मतलब कंप्लीटली डिविजिबल, या 1 या 2। ठीक है, तीनों नहीं होंगे, कभी 3 एक साथ रिमाइंडर नहीं आता कि एक बार डिवाइड कर रहे हो तो 0 आ रहा है, दूसरी बार डिवाइड करो तो 1 आएगा, ऐसा नहीं होता है। रिमाइंडर तो एक ही आएगा, या तो बट इन तीनों नंबर में से ही कोई एक होगा। ओके, 0 होगा, 1 या 2। सो रिमाइंडर ये होता है, इट इज बिटवीन 0 टू b इंक्लूडिंग 0। रिमाइंडर इज बिटवीन 0 टू b इंक्लूडिंग 0। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मेरा डिवाइजर 13 है, 1 3 13, सो रिमाइंडर विल बी 0 से लेकर 12 तक, 0 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर रिमाइंडर हो सकता है। ऑब्वियस है बेटा, देखो अगर यहाँ पे सपोज पहले 3 था, अगर इधर 3 बचा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 से बड़ा भी कुछ भी आया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। जब तक ये नंबर 3 से छोटा है तब तक यहाँ रिमाइंडर रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 3 है, 3 से बड़ा कोई नंबर आता है तो वो तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से वापस से उसको, करेक्ट। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। सो लेट्स फाइंड HCF। मैम हाँ बोलो। मैम वो रिमाइंडर तो माइनस में भी आ सकता है ना, मतलब वो हमने किया था वो उसमें। क्या रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता? रिमाइंडर कैसे माइनस में आता है बेटा? अरे मैम वो हमने वो वाला किया था ना, पॉलिनोमियल वाला डिवीजन। पॉलिनोमियल नहीं हो, मैं वही तो बोल रही हूँ बेटा, पॉलिनोमियल में नहीं होगा ना। पॉलिनोमियल में तो तुम्हारे पास अननोन वेरिएबल्स रहते हैं। पॉलिनोमियल्स में तुम किससे, अब देखो अगर तुम कभी तुमने ऐसा डिवीजन किया है, ये डिवीजन किया है, अगर हमको ऐसा दिया होता है तो हम तो 2 और 14 को ही करते हैं ना, हम माइनस 40 को भी लिखते हैं डिविडेंड, तो इसको 14 और इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर -7, क्वोशिएंट नेगेटिव, रिमाइंडर नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्यों ये चीज होती है? क्योंकि पॉलिनोमियल में यहाँ पे वेरिएबल्स दिए, यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तुम्हें नहीं पता वो
पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो अगर जैसे कोई नंबर नेगेटिव होता है तो हम माइनस को थोड़ी अंदर रखते हैं, हम तो माइनस को बाहर रखते हैं, हम तो 14 और 2 को ही डिवाइड करते हैं, करेक्ट। सो रिमाइंडर में क्वोशिएंट नेगेटिव होता है। ओके मैम। डिवीजन में नहीं रखते हम। पॉलिनोमियल में वो चीज इसलिए दिखती है क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू। जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा लिखा है तो ये नेगेटिव नंबर होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी अगर लिखा है -x -10 तो ये x, ये जो रिमाइंडर अगर बचा है तो ये नेगेटिव ही होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। डिपेंड्स ऑन व्हाट वैल्यू यू गेट ऑफ x। ओके, वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। So, exercise 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Using Euclid division algorithm, find HCF of अब इसके स्टेप्स लिखने हैं, डिवीजन तुमको नहीं दिखाना है, डिवीजन रफ में करना है। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो a होगा, डिविडेंड। स्मॉलर नंबर है वो डिवाइड करो। शो डिवीजन इन रफ। करो, डेसिमल में मत लाना आंसर, सिंपल डिवीजन करो एंड टेल मी व्हाट इज रिमाइंडर। 135 1 से होगा, 135 1 से होगा। मैम पॉइंट में है। यस मैम 135 1 ही हो रहा है, रिमाइंडर 90 आ रहा है मैम 90 आ। राइट, तो पहला स्टेप लिखेंगे फर्स्ट 45 225 equals to 135 into 1 plus R is 90. Done. Second है again you go for this two, ठीक है, ये दोनों देखना है। मतलब इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो a हो जाएगा, तो दोनों में से बड़ा नंबर 135, so a की वैल्यू 135, b की वैल्यू 90। अब 135 को डिवाइड करो 90 से। Again do the same thing, do the division मैम HCF equal to 45 and 90। 45 45 मैम 45 मैम HCF 45 1 90 1 and 45। so ये इक्वेशन सेकंड बना 135 equals to 90 into 1 plus 45। then third, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये डिवीजन करते ही रहना है, इसीलिए इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। ये दो डिवीजन 90 को 45 से डिवाइड करो, that is 2 जाएगा। मैम मेरा हो गया। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 90 और 45 को डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी 0। डन सबका? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, रिमाइंडर 0 आ। इसमें यस मैम ये वैल्यू होती है ना, ये b की वैल्यू, सॉरी b नहीं, ये तुम्हारा क्या होगा, हाँ b की वैल्यू भी नहीं है, बी की b की वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये वो तुम्हारा HCF होता है। बट अगर ना भी पता चले तो यहाँ से भी यू कैन गेट, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए
उसके ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो HCF होता है। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू नो। रिमाइंडर जब 0 आ जाए उसके ऊपर जो रिमाइंडर होता है वो HCF होता है। बट ऐसा कई बार होगा कि तुम फर्स्ट स्टेप करो ना, फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने ये किया, फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर ऊपर क्या देखोगे? ऐसा होगा कितने केसेस में कि तुमने डिवाइड किया और पहली ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि बी, ठीक है, बी तुम्हारा होता है डिवाइजर, डिवाइजर होता है HCF। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। One 196,38,220. Do the division. Ma'am, 196 is the HCF. डिवाइड किया बेटा कि पीछे से देखा? नहीं मैम, डिवाइड किया। मैम 1800 400 18400 वन का आएगा ना? 195. फिर 7 आएगा, 186. 195. 8 1 1862। अभी 9 से करोगे तो 9 से कितना आ रहा है? देखो 724. 175. इधर इधर बेटा, 9 से 196, 9 से कितना हो रहा है? 7 जा 1722 बोलो 81 1724. 1764 1764. 17 ठीक है, आगे करो।56 56 कहाँ पे बचा? 56 नो मैम 56 12 Ma'am, 98. 90 0, so it is 5. So let's you will write 38,220 196 into 195 plus. Okay, so in such case एक ही स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ही किया डिवीजन और आंसर 0 आ गया। इन दोनों में से HCF कौन होगा? 195. 95 196 देखो थोड़ा लॉजिक, 196 बड़ा थोड़ा लॉजिक लगाने का। HCF ऐसा नंबर ही होता है, लॉजिक सुनो ध्यान से, HCF ऐसा नंबर ही होता है जो नंबर मतलब जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आ जाए। तुम 198 लेते हो तो मेरे को बताओ के टेबल में 196 आएगा, 3822 आ सकता है। 193 के टेबल में 196 आएगा,
तो 195 HCF कैसे हुआ? HCF का मतलब क्या है कि वो जो भी, जैसे अगर आंसर मेरा HCF 2 आया वो सब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएंगे। तो HCF लेते हो तो थोड़ा सा सोचने का, दिमाग लगाने का कि 195 के टेबल में 196 आता है, नहीं आता, उसे बनेगी 196 नहीं होगा, 196 होगा। 196 के टेबल में 196 रहेगा और ये 0 तो HCF will be 196. मैम हाँ, मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, ma'am. It's not coming properly. सब कोई प्रॉब्लम हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. मैम अभी थोड़ा Yes, बीच में ma'am. हुआ था। Yes, ma'am. और यहाँ पे लिख लो बेटा, डिवाइजर इज HCF ऐसा करके लिख देना ताकि भूलो नहीं। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, ओके? HCF 196 कैसे आया, तो उसके लिए बाद में जो नोट लिख दो कि डिवाइजर जो होता है वो HCF होता है। जो स्टेप में तुम्हारा, जो स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो उसमें डिवाइजर इज योर HCF। ओके, अब एक क्विक थिंग इधर ध्यान देना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन फाइंड HCF ऑफ 1963820 बाय यूक्लिड डिवीजन R1। अब उसमें अगर तुम डिवीजन नहीं दिखाओगे, सिर्फ ये इतना लिख कर आओगे, तो 2 मार्क नहीं मिलेंगे। तो वहां पे अपना दिमाग लगाने का, 2 मार्क का है, एक ही स्टेप में आंसर आ गया, then show the division, okay, then you have to show the division। सब में डिवीजन दिखना है तो चलेगा? हाँ, सब में जरूरी नहीं है बेटा। अभी जैसे ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें तुम 4-5 स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आता है, so you just write 5 steps जो ऐसे इक्वेशंस होते हैं, so that's enough। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी चलेगा, बट डिवीजन दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट बैड कि अगर तुम डिवीजन दिखा रहे हो, बट फिर वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रफ वर्क किया हुआ है बीच में, क्योंकि मैंने पेपर्स देखे ना, मेरे को पता है तुम्हारा क्या होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड रियली कुछ स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी पेपर्स चेक किए, कुछ स्टूडेंट्स सीरियसली इतना अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द प्रेजेंटेशन। मार्क्स भी बुरे नहीं थे, but the presentation was very good. I'm going to show their paper as a reference to all of you, so that you can also learn how to write paper. शिवाली मैम को पता है कि रोहन पेपर लिख रहा है, ठीक है, तो रोहन को पूछ लेंगे, मैम बेटा ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, ये सम का है, वो सम का है। बोर्ड में रोहन कौन है वो नहीं पता, so बोर्ड में they are not going to come and ask you at home, बेटा ये क्या लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, x लिखा है कि n लिखा है कि m लिखा है, 6 लिखा है कि 0 लिखा है। Many students क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सम आई डोंट नो गुजरात बोर्ड में था कि CBSE में था, जिसका आंसर ऐसा आया, I think this was in CBSE and you are writing like this। अब मेरे को इसको क्या समझने का, 0 समझने का कि 6 समझने का? So this will not do better। तुम्हें आता हुआ भी तुम ऐसा सोचोगे कि 80 मार्क्स में से मेरा पेपर इतना अच्छा गया, 70 प्लस आएंगे और आ जाते 50-55। उसका रीजन ये होता है, आधी चीजें समझ में नहीं आई होती, पेपर जो चेक कर रहा होता है उसी को। So don't do that। There were some students जिसने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन किया था, one of them was I think दिव्या का बहुत ही अच्छा पेपर था। In fact उसके 30 I guess, दिव्या you got 30 marks right? Yes ma'am। 30 out of 50, जबकि उसका पीछे के सम छूट गए थे, still he got 30। और वो क्यों छूट गए ना, वो मेरे को उसका पेपर देख के पता चल गया, क्योंकि उसने बाकी का पेपर इतना अच्छा और इतना आराम से इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ लिखा, पीछे का उसका 20 मार्क का छूट गया। So that he need to cover, speed उसको बढ़ानी पड़ेगी, but the presentation was very good। So I'm going to show his paper and there are some few students also। युग बेटा तुम्हारा सबसे ज्यादा खराब होता है प्रेजेंटेशन, तो तुमको खास सुनना है।
तुम्हारी हैंडराइटिंग से तुमको ही समझ में आ सकती है और भगवान को बुलाना पड़े नीचे समझने के लिए फिर, है ना? योग तो प्रेजेंटेशन पे वर्क करना पड़ेगा सबको, एवरीबॉडी जिसका नहीं है। साक्षी का भी प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, साक्षी का तो पूरा पेपर ही राइट था, बट प्रेजेंटेशन वाज आल्सो वेरी गुड। Okay, now third question 867 255. Okay, ये सम बेटा, इस सम में सबसे पता है बहुत इजी सम है, सबको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट कर दोगे, बट जितनी बार मैंने ये सम पूछा है ना, एक स्टूडेंट तो ऐसा निकलता ही है जिसको ना ये 255 225 लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इस बार भी मैंने जो पूछा था पेपर में 255 की जगह नंबर गलत है, तो थोड़ा ध्यान रखो, पूरा सम तुमने राइट किया है बट ये नंबर ही गलत लिख दिया है, 225 लिख देते हो, 225। So read all the numbers very carefully. Start doing 867 and 255. 255 threes are 202. What is the remainder? plus 102. Remainder is 102. Remainder is 102. Remainder is 102. 102. 102 twos are. 102 times 2 And remainder is 51. Remainder is 51. is 51. 51. 51 twos are. 51 twos are. Remainder is 0. 0. right. So HCF is 51. 51. 51. HCF is 51. Okay. So everybody understood this method. This is Yes, ma'am. Yes, ma'am. using find HCF using Euclid division algorithm. अब मोस्टली मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो समझाएंगे ना, उसमें ऐसे बड़े-बड़े नंबर्स भी होंगे, ठीक है? नंबर्स थोड़े बड़े ही रहेंगे वो। अब दूसरी मेथड पे आते हैं जिसमें हम एलसीएम भी फाइंड करेंगे अब। दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो तुम फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हो, वो मेथड, ठीक है? एचसीएम और एलसीएम जैसे हम फाइंड करते हैं वैसा। एक्सरसाइज 1.2 ओपन करो। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। First, express each number as the product of its prime factors. मतलब simple factorization, do it, everybody. Factors in the like this, prime factors. फैक्टर्स निकालने आते हैं ना, एलसीएम निकालते हो। What are factors of 140? 2 into 2 into 5 into 2 into 5 into 7. 2 into 5 into 6. 2
2 क्या पावर में बोलो बेटा, एक्सपोनेंट को 2 into 2 2 into 2 7. into 5 into 7. 2 square into 5 2 into square 7. into 5. 5 multiplied by 7. 2 raised to 3 into 5. 2 into 2 into 5. इंटू नहीं 2 से मैम 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 2 2 raised to 2 raised to 2 आएगा मैम. 5 into 2 7. into 5 into 7. 2 raised to 2 into 5 into 7. हाँ मैम बरोबर. 4 5 to the नहीं क्या कर 4 5 का 20 Yes, ma'am. sorry 10 हाँ right now 156 Ma'am, Square into 3 into 2 into 2 into 3 into 13. 2 2 square into 2 3 square into 3 into. Square into 3 into 13. फॉर्म में बोलना है एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब ऐसा 2 का पावर बता दो कितना है 2 into 2 into 2 into मत बोलो 2 का पावर बोलो कितना है 2 square multiplied by 3 multiplied by 3 into 13. Ma'am, 3 into 30. 3 into हाँ. 13 multiplied by 2 square into 13 into 3. लूमिशा 2 square into 3 into 13. करेक्ट Yes, ma'am. 3825 हो गया कि बाकी है हो गया मैम. 3 square into 5 square बोलो 3 square into 5 square into 17. 17 ये करेक्ट है 1770 Yes ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes ma'am. हाँ. डन 5005 1001 आएगा 1001 चेक करो 11 से देखो सारे प्राइम नंबर से यू हैव टू चेक 1000 into 7 into 11 into 30. क्या 5 into 7 into 11 into 13. Ma'am, 5 into Into 7 7. into 11. 13 Yes, ma'am. Yes. Okay, further. Twenty-six and 91 पहले इसके फैक्टर्स निकाल दो 26 and 91 अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 26 2 into 40 91 7 into 30 13. get what will be HCF 13. HCF में कॉमन नंबर देखना होता है जो दोनों में कॉमन नंबर 13. एंड एलसीएम में कॉमन तो देखना ही है उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी मतलब 13 तो आएगा ही और बाकी दोनों नंबर्स भी आएंगे मल्टीप्लाई One eight two. 182. 182. 182. क्या आया 182. 182. 180.
देखो क्वेश्चन में दिया है वेरीफाई HCF इनटू LCM एक फॉर्मूला दिया है, जैसे हम चैप्टर 2 में भी करते थे ना वेरीफाई रिलेशनशिप, ऐसे यहाँ पे भी एक फॉर्मूला वेरीफाई करना है हमें। वो फॉर्मूला है HCF इनटू LCM इक्वल्स टू A इनटू B, ये फॉर्मूला है। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, that is equals to product of both the numbers, both the given numbers। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, वही LHS and RHS, HCF into LCM, HCF कितना है 30, LCM ये है 13 into 2 into 7, 182 या जो भी आया इससे बेटर है ऐसा ही फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो इसको, 13 into 2 into 7, ये क्या हो गया 13 स्क्वायर 2 into 7, ऐसा लिख सकते हैं इसको। दो बार 13 है ना, इसीलिए 13 स्क्वायर into 2 into 7। नाउ RHS है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट कौन से, दो नंबर्स कौन से 26 and 91, दो नंबर्स कौन से 26 and 91, 26 के फैक्टर्स ये रहे 2 into 13 और 91 के 7 into 13, हो गया 13 2 टाइम्स आ गया 13 स्क्वायर 2 into 7। LHS equals to RHS, it is verified। फॉर्मूला फिर यहाँ से से देख के रखनी है मैम, हाँ ये फॉर्मूला फिर से समझो। बेटा फॉर्मूला तो दी है, मैंने इसे वेरीफाई किया। फॉर्मूला होता है HCF into LCM equals to A into B, जिसमें तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है HCF into LCM, HCF और LCM हमने फाइंड करके रखा है, वो दोनों की वैल्यू रख दी 13 13 2 7, 13 13 2 7, तो 13 दो बार इससे 13 स्क्वायर लिखा। अब RHS पे आता है दैट इज A into B, so A into B, A and B are these numbers, two numbers, इसका हमने फाइंड किया है 26 and 91, 26 and 91, 26 value of 26 is 2 into 13, ये रहा 26 के फैक्टर्स, और 91 के 7 into 13, 7 into 13, again 13 2 times 13 square 2 and 7 होता है। तुम मैडम मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई यानी कि HCF 13 है और ये जो भी तुम्हारा मल्टीप्लाई करके आया फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर, फिर 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो, दूसरा आंसर। पर ये अभी नॉर्मल थोड़े छोटे नंबर है, अभी बड़े नंबर्स आएंगे ना तो मल्टीप्लाई करने का इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इतने बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करें, इसीलिए यू हैव टू डू लाइक दिस। इसको तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना, 13 स्क्वायर 2 into 7, 13 स्क्वायर 2 into 7। सेकंड नंबर 510 into 92, 510 and 92, फैक्टर्स निकालो 2 5 51 515 51 51 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है। 17 times 30, हाँ 2 5 3 70 और दूसरा है 92, 23 into 2 23 square, times 4, 23 times 2 square, okay, HCF
HCF में देखते हैं हम कॉमन नंबर्स, राइट? इन HCF कॉमन नंबर्स, सो कॉमन नंबर्स यानी देखो इधर सब लोग इधर ध्यान देना, सब लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? सो कॉमन, यहाँ पे सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 2, दैट्स इट, 2 ही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी तक 2 दो है, मतलब एक सिर्फ 2 है और एक 2 स्क्वायर है। हाउ विल चूज कि हमें कौन सा लेना है? सो हाईएस्ट जो हो उसमें तुम्हें लोवेस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोवेस्ट पावर लेना है, मतलब ये वाला इसका पावर कम है। HCF में पावर कम वाले नंबर्स आते हैं, LCM में पावर ज्यादा जो होते हैं वो नंबर्स आते हैं, ओके? तो ये हो गया 2, दैट्स इट, कॉमन से 2 लिखा। LCM जो कॉमन है वो तो आएगा ही यानी 2, बट अब 2 आएगा विद हाईएस्ट पावर, दोनों में से 2 का पावर बड़ा पावर कौन सा है, ये वाला। तो यू हैव टू टेक दिस 2 का स्क्वायर इनटू जो भी बाकी सब बचा हुआ है 2 के अलावा जो भी बचा है वो सब लिखोगे, 23, 5, 3 एंड 7, ठीक है? हाईएस्ट में लोएस्ट पावर, लोएस्ट में हाईएस्ट पावर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, उसमें लीस्ट लोएस्ट, उसमें तुम्हें बड़ा पावर लेना है, जो कॉमन नंबर है उसका बड़ा पावर, and rest of the things will give. Then do the verification. और फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करो। मैम हो गया पूरा सम। ये यूक्लिड 5 जो सम किए that you have to do by Euclid division algorithm. एग्जाम के बाद ही लिखाना है, संडे को नहीं लिखना। संडे मतलब अब तो अपना लेक्चर आएगा भी, मंडे ही आएगा, मंडे ही लिखाना है। मैम तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर नहीं होगा? चैप्टर 2 का कितनी बार डाउट सॉल्विंग करना है? कोई डाउट? चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 4 का। चैप्टर 2 करो ना बेटा प्रिपेयर। मैम संदीप सर ने बोला था कि एग्जाम में चैप्टर 4 भी आएगा, नहीं करना है बस। क्या मैम फिर से रिपीट करो। चैप्टर 4 का फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है, सिर्फ एक मेथड फैक्टराइजेशन। मैम वो स्क्वायर वाली नहीं करनी है? नहीं, अभी फैक्टराइजेशन करो खाली सिर्फ। फैक्टराइजेशन के सम पूछे, ठीक है? मैम सर ने जो फैक्टराइजेशन का होमवर्क दिया था ना, उसमें ए और बी वाले जो थे ना वो मेरे को नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं मैम, सेम मेरे को भी ए स्क्वायर बी सेम नहीं आ रहा है वो। रूट वाले मैंने पूछे तो रूट वाले प्रैक्टिस करना, रूट वाले जो वर्कशीट में से थे स्क्वायर रूट वाले नहीं आ रहे, वो प्रैक्टिस करना।
फैक्टराइजेशन। मैम ये आप लिख रहे हो वो एक्स्ट्रा सम है? हाँ एक्स्ट्रा किस मेथड से करना है? ये वाला मेरा अभी जो क्वेश्चन किया ना, वेरीफाई और फाइंड एचसीएफ एलसीएम, ये वो सब है जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया वो, और फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई, ये वो सब है। और ये यूक्लिड डिवीजन वाला। मैम चैप्टर 4 में से फैक्टराइजेशन मेथड ही आएगी। हाँ फैक्टराइजेशन। मैम ये जो लेफ्ट वाले हैं वो लिख दूं मैं, HCF लिख ही दूं क्योंकि मैं 3-4 बार बोलूंगी फिर भी मेरे को कोई ना कोई पूछने ही वाला है। वो जो नंबर्स है बड़े वाले वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के सम्स की क्वेश्चन नंबर 1 वो है, और ये वाले HCF LCM वेरीफाई जो अभी जस्ट एक्सरसाइज 1.2 का, ये वो वाले। ओके। डन, कंप्लीटेड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. यस मैम। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ऑन संडे। थैंक यू मैम मैम। साइड प्लीज एक रह गया है। थैंक यू मैम। जल्दी लिखो बेटा, मेरे को लीव होना है। ओके मैम, डन, थैंक यू। ओके बाय। बाय मैम। बाय मैम।
क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? क्या मैम न्यू कार्टेशियन एंड साइन कन्वेंशन। ओके, उससे पहले आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से? यस मैम। यस मैम। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये सबको क्लियर था? मैम आप तीसरा पॉइंट करवा रहे थे। यस मैम। ओके, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर प्लेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, चाहे वो कॉनकेव लेंस है, वो कॉनकेव मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है, हम हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। सेकेंड हमने कहा था ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है। द डिस्टेंसेस व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा कहाँ से मेजर किए जाते हैं? पोल से मेजर किए जाते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या है, आप अगर इसका डिस्टेंस मेजर करने जाओ तो आप O से P मेजर नहीं करोगे, आप हमेशा P से O की तरफ, आप कहोगे डिस्टेंस तो सेम रहता है, बट अभी आप जब साइन कन्वेंशन में आगे बढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि O से P में क्यों अलग डिस्टेंस आएगा और P से O में क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वैल्यू जो है नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अगर आप P से आगे जा रहे हो, राइट हैंड साइड में जा रहे हो, तो आप क्या लोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे अपनी इमेज है, तो इस डिस्टेंस को स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, P to I इस तरीके से मूव करेंगे, I से P इधर मूव नहीं करेंगे। यानी आपका जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो ओरिजिन होगा, दैट विल ऑलवेज बी P when we'll talk about any distance which is parallel to the principal axis। क्लियर है? अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं, यानी हम अपनी y डैश एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, कोई भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से, आप क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ले रहे हो तो वो नेगेटिव लोगे। पोल से अगर आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो तो आपके जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव होंगे। पोल से अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। अगर हाइट यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लोगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट अगर यहाँ पर इस तरीके से आपकी मान लो कहीं इमेज बनती थी, तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आप हाइट आ रही थी और इमेज जो है वो नीचे बन रही है, ऐसे में ये क्या होगी, नेगेटिव हाइट लोगे, ठीक है। उसको समझने के लिए कैसे देखते हैं, मैम। यस मैम अभी जो आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो उसका जो ओरिजिन होता है वो हमेशा पोल ही होता है? पोल ही होता है। आपका इस तरीके से है, मैंने आपसे कहा ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो समझा है, अगर इसका मुझे डिस्टेंस मेजर करना हो तो मैं कहाँ से, पोल से इस तरफ मूव करूंगी, और पोल से अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर है,
तो मैं क्या बोलूंगी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। -5। ठीक है, ये समझ रहे हैं। इमेज मान लीजिए आपकी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आप क्या लोगे, आप पोल से इमेज की तरफ जाओगे तो ये इस साइड में आप जब मूव करते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हाइट का कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया मैंने, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, +2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर या +2 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए इस बार इमेज कहीं पर यहाँ बन रही है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगर मुझे यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज लेना -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे में ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर होता, ये जो इमेज है मान लीजिए यहाँ बन रही थी, तो ऐसे में डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो जाता, -7 सेंटीमीटर। -7 सेंटीमीटर। क्योंकि हम क्या है इस बार पोल से इमेज की डिस्टेंस इधर ले रहे हैं। जब पोल से इधर ले रहे थे तो वो क्या था, पॉजिटिव था, बट पोल से अगर हम डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है मैम, ये एक बार और समझा दो ना। हाँ, आप हमेशा ध्यान रखो जब भी आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, और हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, कभी ऑब्जेक्ट क्या होता है राइट हैंड साइड में नहीं जाता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड साइड में पोल की तरफ मेजर कर रहे हो तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में लोगे। ठीक है, और अगर इमेज आपकी पोल से राइट हैंड साइड में है तो आपकी वो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में है तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करोगे और वो नेगेटिव आएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ कोई हाइट मेजर की जाती है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो उसको हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई डिस्टेंस ली जाती है, इधर तो आपने कोई केस स्टडी नहीं किया था, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे इस तरफ इमेज बन रही है तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है? यस मैम। अब हम जनरली जो नोटेशन यूज करते हैं जब हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम जनरली स्मॉल यूज का यूज करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल v का यूज करते हैं। फिर फोकल लेंथ के लिए आप लोग जानते हो किसका यूज होता है, स्मॉल f। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए किसका यूज होता है, R। कैपिटल R का यूज। ठीक है, बिग R का यूज होता है। इतनी चीज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम साइन कन्वेंशन स्टडी करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ये हमारा फोकस होता था, ये हमारा पोल होता था। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ प्लेस करते थे, इधर ही लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते थे। अब इमेजेस कभी ज्यादातर हमारी इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे बनी थी, बट एक केस ऐसा था जिसमें इमेज यहाँ भी बनी थी,
कौन सा केस था? When we kept our object between P and F, पोल और फोकस के बीच में जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज किस तरफ बनी थी? इस तरफ बनी थी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, लास्ट केस जो था। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. बाकी सारे केसेस में इमेज किस तरफ बनी थी? आपका लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ही Left बनी थी, यानी रियल और इन्वर्टेड ही बनी थी, बट एक ही केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं। इसमें हमेशा यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव। उसका रीजन है कि आप हमने क्या बोला अभी कि आप अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हो। तो जब लेफ्ट साइड में रखते हो तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे तो यू क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। फाइन। अब v की बात की जाए तो v कैसा होगा? v इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है। लास्ट वाले केस में देखो तो यहां से यहां डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, इधर जाओगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, और जनरली क्या होता है? नेगेटिव ही होता है v, क्योंकि आप डिस्टेंस पोल से इस तरफ ही मेजर करोगे, आपकी इमेज यहाँ कहीं बनती थी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे थे इमेज आपकी पीछे पीछे इस तरफ बनती जा रही थी। लास्ट ही केस ऐसा था जिसमें इमेज आपकी राइट हैंड साइड में थी। तो यहाँ पे v कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। फोकल लेंथ बताइए मुझे, फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी नेगेटिव? मैम नेगेटिव। नेगेटिव ही होगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, और P से F की तरफ जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आओगे, तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। कैपिटल R? नेगेटिव। नेगेटिव। पोल से कहाँ आ रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएंगे उसको मेजर करने के लिए, तो वो भी कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा। मैम। ठीक है, यस बेटा। मैम डिस्टेंस बिटवीन सी और एफ फोकल लेंथ होता है। बिटवीन सी एंड एफ भी आप फोकल लेंथ कहते हो। वैसे जब आप डिफाइन करते हो तो आप क्या बोलते हो कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड F is your focal length, but you know by the relation that R is equal to twice of F, that means that focus is somewhere between, exactly between, yeah, at the midpoint of C and P. तो उसकी वजह से आप CF को भी F बराबर बोल सकते हो। समझ रहे हो उस रिलेशन से? इतनी चीज क्लियर है कॉनकेव मिरर के लिए? यस मैम। अच्छा, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या यूज करते हो? h, और हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करते हो? h डैश। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट क्या होगी? पॉजिटिव होगी नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाइट ऑफ पॉजिटिव। इमेज, अगर मैं ये एग्जांपल लूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव। और नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जबकि इमेज अगर मान लो यहाँ बन रही होती तो नेगेटिव होता, बट अगर इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें तब हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर ये वाला केस आ जाए, इमेज यहाँ बन रही है, तो इमेज हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कॉनकेव मिरर के लिए सारी चीजें? यस मैम। यस मैम। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पिक्चर माइंड में आ जाएगी कि ये कहाँ पे इमेज बना रहा होगा, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसकी इमेज रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो इसका भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सब आपको क्लियर होता चला जाता है अगर आपको ये चीजें क्लियर हो। ठीक है मैम, एच डैश किसके लिए डिनोट करता है? एच डैश हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बन रही थी इधर या नीचे, उसकी हाइट। और एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आप प्लेस करते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है,
मगर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे है। तो सबसे पहले इसके लिए यू बताओ। यू हमेशा नेगेटिव, मैम नेगेटिव। नेगेटिव। यू चाहे कोई सा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। जब भी आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ समथिंग, कैंडल या पिन या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपको वो बोला जाएगा, या डिस्टेंस ऑफ कार या बस, जो भी बोला जाएगा वो लोगे, तो आप उसको नेगेटिव ही लोगे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के केस में। फाइन। इसमें V क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हमने दो केसेस पढ़े थे, एक जिसमें फोकस पे बन रहा था और दूसरा किसमें बन रहा था, बिटवीन P एंड F इमेज बन रही थी। ठीक है, दोनों ही केसेस में राइट ऑफ द पोल बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी और राइट साइड में आप मूव कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, V हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, F इसका कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि अब की बार F इस तरफ नहीं मेजर करना है, इस तरफ जाना है, इसका फोकस राइट साइड में होता है, तो इसका जो F होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका R भी फिर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसका मैम यह वीडियो इज पास्ट। H कितना होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट तो ऊपर ही है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हो। H डैश भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी इमेज हमेशा क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो बन रही थी। भले वो राइट साइड में बन रही थी मगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही थी ना, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस यस मैम कभी इमेज मतलब राइट हैंड साइड पे नीचे की साइड बन सकती है? नहीं बेटा, मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें तो ठीक है, मैम यूएनवी कहाँ डिनोट करते हैं? इतनी चीज क्लियर हो गई है, तो अब हम आ जाते हैं रिलेशंस एंड फॉर्मूले पे। ठीक है, पहला रिलेशन आप बहुत पहले जब हम टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल, तभी आप पहला रिलेशन पढ़ चुके थे कि F इज इक्वल टू क्या है, सॉरी R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F, या R/2 इज इक्वल टू F। ये रिलेशन आप पहले ही पढ़ चुके हो कि स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर्स के लिए ये हमेशा एप्लीकेबल है, और हम स्मॉल अपर्चर मिरर्स को ही स्टडी करेंगे पूरे टाइम। तो वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो सबको पता था। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। Mirror formula says that 1 upon focal length is equal to reciprocal of the image, size of image, plus reciprocal of the size of या distance of object। यानी focal length का reciprocal distance of image plus distance of object upon reciprocal of distance of object के बराबर होता है। 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U। अब इसमें क्या होता है, तो मैम हम ऐसा कह सकते हैं कि V plus U is equals to F? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कह सकते। आप उसको कैसे समझने की कोशिश करो, 1 plus 2 is equal to 3 है, तो 1 upon 2 plus क्या है,
1/1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/3 होगा, ऐसा नहीं होगा। ये रिलेशन आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, इससे ये रिलेशन जरूर आ सकता है कि आप इसमें से क्या है, अगर आपको दो वैल्यूज नोन हो तो आप तीसरी कैलकुलेट कर लेते हो। अगर आपको v और u दिया हो तो आप f बता सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो और फोकल लेंथ दी हो लेंस की, तो आपका बता सकते हो कि आपका इमेज कहां पर बनेगी। ठीक है, ये आप बता सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, मिरर फॉर्मूला समझ? यस Ma'am, can you explain how this formula derived? देखिए बेटा, डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, और ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, इसका डेरिवेशन हुआ होगा। इसको कैलकुलेशन के बेसिस पर ही बनाया गया है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। सिर्फ आपको इसकी एप्लीकेशन बताई जाएगी, वो आप कहाँ कहाँ क्वेश्चंस में इसका यूज करोगे वो आपको बताएगी। फाइन, आपको बस इसको एज इट इज याद कर लेना। Okay, ma'am. Okay. The next formula is, it's not exactly the formula, it's the relation between the height of the object and the height of the image. That is termed as magnification. Magnify मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़े फॉर्म में देखना। अब जनरली क्या था कि आप ऑब्जेक्ट छोटे साइज का रखते थे और कॉन्केव मिरर से इमेज आपको बड़ी साइज की मिलती थी। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट और साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है या जो आपका इमेज का साइज है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, हाइट जो है। तो मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ image with that the height of object. Okay, height of image. Yes मैम, कॉन्केव मिरर में फर्स्ट टू केसेस में तो इमेज स्मॉल बन रही थी, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्केव मिरर में आप हमेशा क्या देख रहे थे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे थे इमेज का साइज बढ़ रहा था। इवन वर्चुअल वाले केस में भी इमेज का साइज क्या था, एनलार्ज था देन दी साइज ऑफ। पर मैम फर्स्ट टू केसेस में तो इमेज का हाइट स्मॉल था। केसेस में कह सकते हो उसमें छोटा था, बट उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको क्या पता चलेगा कि रिलेशन कैसा है इमेज की हाइट का ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ। अगर इससे कैसे पता चलेगा कि अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है। लेस देन 1 कब आएगी, जब आपकी हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। लेस देन 1 ये वैल्यू कब आ सकती है, जब आपका न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर मान लीजिए आपका 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। हाइट ऑफ इमेज इसका मतलब 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा थी, 2 सेंटीमीटर थी। तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा थी और इमेज की हाइट कम है। यह आपको इससे पता चल जाता है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आती है, दैट मींस मान लीजिए अब की बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है और हाइट ऑफ इमेज 2 है, तो इससे क्या पता चलता है कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगी। और मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो आपका इमेज क्या है, बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आप आइडिया लगा सकते हो कि इमेज डिमिनिश्ड है, छोटी है या फिर लार्ज है। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, इजंट इट? जो दो केसेस आपने पढ़े थे उन दोनों केसेस में क्या था,
इमेज दूसरी साइड बन रही थी और वो डिमिनिश्ड बन रही थी। एक में तो पॉइंट साइज थी जब वो फोकस पे बन रही थी, हाईली डिमिनिश्ड, और दूसरे में क्या था, डिमिनिश्ड थी। तो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में मैग्निफिकेशन जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वो हमेशा वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। अब एक केस ऐसा था कॉन्केव मिरर में, व्हेन m इज इक्वल टू 1 कह सकते हो। कौन सा वाला केस था? When was the height of object and height of image equal in case of concave mirror? Third case. Third case, when the object was placed at? Third case. When the object was placed at? Center of curvature. Center of curvature. ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब m की वैल्यू को हम एक तो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज नहीं दिए हो, then also we can calculate magnification and that by the formula minus v upon u. आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज और अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो then also you can calculate magnification, मगर ये माइनस साइन को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये माइनस साइन ऐसा नहीं कि अगर आपकी v की वैल्यू आई है -2.3 या -2 सेंटीमीटर, ये सिंपल मान लीजिए, और u की वैल्यू तो माइनस में होती है, u की वैल्यू मान लीजिए -1 सेंटीमीटर थी, तो जब आप इसमें प्लेस करोगे तो ये ध्यान रखना कि किस तरीके से प्लेस करोगे, -2 अपॉन -1 इस तरीके से प्लेस की जाएंगी। इस माइनस साइन को आप अपने -v वाले साइन से कंफ्यूज मत करना जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे, क्योंकि उससे आंसर बिल्कुल गलत आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आनी माइनस में ही है, ये क्या हो जाएगी -2 अपॉन 1 या फिर -2 ही आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन? मैम प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन बेटा? फ्रॉम मैम वेयर? वो जो माइनस वाला था ना, वो समझ में नहीं आया। ये वाला? यस मैम। ओके, आपका फॉर्मूला मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आपका ये माइनस साइन आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, या आपको कैसे पता चल जाएगा, उससे किससे कि आपकी v की वैल्यू अगर माइनस में आई है, v की वैल्यू माइनस में आई है यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कहीं इमेज बनी होगी। देखो इधर कि अगर v की वैल्यू माइनस में आई है तो इसका मतलब इमेज इस तरफ बनी है कहीं, क्योंकि डिस्टेंस आप यहाँ से इमेज का लोगे, यहाँ पर कहीं इमेज बनी है, तभी तो v की वैल्यू माइनस में आई है। यस मैम। ओके, और u तो होता ही क्या है, माइनस में होता ही है, क्योंकि आप फिर उसको ऐसे मेजर करते हो। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, तब के केस में जब आप वैल्यूज प्लेस करते हो तो ये माइनस का साइन तो अपना एज इट इज रहता ही है, क्योंकि ये फॉर्मूले में है, और जब आप वैल्यूज प्लेस करोगे तो ये -2 आपका अलग होगा और ये माइनस वाला साइन आपका अलग होगा। ठीक है, तो माइनस यस मैम। तो फिर हमने जो कॉन्केव मिरर का 5th केस पढ़ा, तो उसमें तो डिस्टेंस भी मतलब अनडिफाइंड है और हाइट भी अनडिफाइंड है, तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं बेटा, उसमें आपको गिवन होगा। जो आप कौन सा केस बोल रहे हो? मैम कॉन्केव मिरर का 5th केस। हाँ, जिसमें आपका इंफिनिटी पर बन रही थी कहीं इमेज। यस मैम। हाँ, तो ऐसे केसेस बेटा आप कंसिडरेशन में नहीं लोगे। ठीक है, हम केसेस वही लेंगे जिनमें वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती हैं, वैसे केसेस आपको नहीं दिए जाएंगे। और स्पेशली इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस। कोई रेयर केस ऐसा होगा कि जिसमें आपको पता होता है कि इमेज कहाँ बनती है, वही केसेस आपको इस तरह से दिए जाते हैं। अदरवाइज यू आर जस्ट गिवन दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच। ठीक है, इस तरह के जनरल केसेस दिए जा सकते हैं, और उसको आप बस डिस्टेंस से कंसीडर करोगे कि u इज इक्वल टू माइनस दैट वैल्यू। ठीक है, और उसी बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। उसमें आपको ये नहीं देखना होगा कि कहाँ पे
आपको जो वैल्यू v की निकल के आएगी उससे आप एज्यूम क्या करोगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। अगर v की वैल्यू किसी कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ केस नंबर 6। उसमें क्या था, उसी में v की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती थी, अदरवाइज v की वैल्यू नेगेटिव ही आती है कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है। और अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर में v की वैल्यू पॉजिटिव दी है तो वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि v की वैल्यू उसमें हमेशा क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े, इतना सबको क्लियर है बेटा? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, magnification m is equal to height of image upon height of object, and it can also be calculated with the distance of image, negative sign, distance of image upon distance of object. And in case आपको मैग्निफिकेशन नहीं दी है, और कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि आपको क्या दिया होता है, आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी थी, पहले से गिवन है। आपने क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी रही होगी, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास क्या क्या चीजें नोन है, आपको ये दिया हुआ था, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी थी, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, उससे आप हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। इसको आपस में इक्वेट करोगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देते हो तो आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाती है। इससे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर भी हो जाए। अभी इतना क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करते हैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। मैम यस मैम, अगर ये बोर्ड में पूछा जाए तो फिर हमें वो जो फिगर दिया उसके साथ करना है? बेटा क्या मतलब, क्या पूछा जाएगा आपको? अगर कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा? नहीं, मतलब ये फॉर्मूला एक्सटेंड समझाने के लिए। नहीं बेटा, फॉर्मूला आपको कभी समझाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एक दो वही क्वेश्चंस देखते हैं पहले, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को ओपन करो तो देखेगा, जिनके पास नहीं है वो सुन लेना। A convex mirror is used for rear view on an automobile, has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि मिरर कौन सा यूज हुआ है, आपको वो लिख लेना है कि मिरर यहाँ पे कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 मीटर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कितना है, बस जो है, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर पे बस लोकेटेड है, यानी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। अभी साइन मत देखना, साइन मत देखना, आपको जितनी चीज दी होती है पहले आप उसको जॉट डाउन कर लेते हो, जो वैल्यूज दी होती हैं मैं आपको स्टेप बता रही हूँ किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने नोट डाउन किया, मिरर मेरा कौन सा मुझे दिया है, कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी आपको v कैलकुलेट करना है, नेचर में आपको बताना है कि रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, क्या है, और साइज से आपको क्या बताना है, एक तरीके से मैग्निफिकेशन बताना है कि वो बड़ी हुई या छोटी हुई इमेज। मैम
यस मैम वो स्क्रीन आधी दिख रही है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? अभी बताया बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, के आपकी इमेज आपके ऑब्जेक्ट के रेशियो में बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी हुई है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है यानी इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी हुई है, और अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रही है तो आपकी ऑब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, लार्जर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आप देखो मैम हमें लास्ट में स्मॉल या लार्ज ही लिखना है साइज ऑफ इमेज में कैलकुलेट करके। इट्स बिगर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या इट इज दिस टाइम बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो पोल से राइट की तरफ होता है, तो आर को हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। पॉजिटिव। बट मैंने बोला था यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड। ठीक है, तो u तो क्या हो गया, -5 हो गया। अब r से हमें क्या हेल्प मिलेगी, मिरर फॉर्मूला में r तो कहीं होता नहीं, ये होता है मिरर फॉर्मूला, तो r से हम क्या हेल्प लेंगे कि इससे हम f निकाल लेंगे। ये समझ में आया कैसे आया? r इज इक्वल टू 3 मीटर दिया था, फोकल लेंथ निकालनी है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ, अब इसका जो फोकल लेंथ निकल के आई है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, f की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, आप लिखोगे 1/3/2 इज इक्वल टू 1/b, तो आपको कैलकुलेट ही करना है, और ये कितना है, -5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 2/3 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/5, माइनस इन प्लस हो गया, सॉरी माइनस हो गया। अब आप इसको 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v लिखोगे। ठीक है, फिर आप जब एलसीएम लोगे तो ये 15 आएगा, 13/15, और ये होगा आपका, सॉरी ये, हाँ सही है, 13/15 आएगा। बट ये ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये वैल्यू आ जाती है वो लिख देते हैं v इज इक्वल टू 13/15। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, और फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि दे हैव कमिटेड सम मिस्टेक ओवर। जब आपको पता चलता है क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन है कि ये 1/v की वैल्यू है, आपको v कैलकुलेट करना है, और v कैलकुलेट करने के लिए इसका 15/13, तो इधर भी 15/13, तो ये कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, कितनी वैल्यू आ रही है आपकी उसमें, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.5 क्या 1.15 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे टोटली पॉजिटिव आई, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में v पॉजिटिव ही होगा, तो इससे क्या पता चलता है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। v की वैल्यू प्लस में आने से आपको इमेज कैसी मिल गई है, ये तो v आपने कैलकुलेट कर दिया 1.15, और इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस मच इज क्लियर। अब हमारा क्या रह गया है, मैग्निफिकेशन रह गया है। अब मैग्निफिकेशन के लिए इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दी नहीं थी, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को तो हम यूज ही नहीं कर सकते। हम दूसरा मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला था, -v/u अपॉन u। मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ -v, माइनस में
और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव ही है 1.15 ही है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, u की वैल्यू हम क्या रखेंगे -5 माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, और आपको पता है कि इसमें वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, जो भी आ रही होगी वैल्यू वो आपको टेक्स्ट बुक में दे रखी है, आप ये सॉल्व भी कर सकते हो। कितनी आएगी 115/500 कैंसिल आउट करके उसको 0.23 ये वैल्यू आ रही है। अब ये क्या है वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन this value is less than 1. अब less than 1 क्या इंडिकेट करता है कि आपका इसमें इमेज जो है वो कैसी होगी, will be smaller than the object। तो मैग्निफिकेशन से आपको क्या पता चल गया कि the image form will be smaller than the object, it will be virtual and erect and will be 1.15 meters away या behind the mirror या at the back of the mirror, 1.15 meters at the back of the mirror। तो मैम ये पोल और फोकस के बीच में आएगा ना? पोल और फोकस के बीच में फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ थी 1.2 थी ना, तो 1.5। अब इसका मतलब इसका पोल ये है और फोकस है 1.5 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब ये 1.15 यहाँ कहीं बनेगी और छोटी बनेगी आपके ऑब्जेक्ट से। इसी से क्लियर हो जा रहा है, आ रही है पोल और फोकस के बीच में। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को क्या दे रखा था कि जो मेरी इमेज की हाइट वो डिस्टेंस है वो कितनी थी पोल से 1.15, b 1.15 आया था ना, और 1.15 क्या है, इज लेसर देन 1.5, तो फोकस 1.5 डिस्टेंस पे था, तो मतलब इससे पहले ही कहीं इमेज बन जाएगी। क्लियर? आखिर में इसको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ओके, मैम ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। हाँ बेटा, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स में दे रखा होगा, देखो। और मैम लास्ट लेक्चर में आप बता रहे थे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो अभी बता देना ना, 5 मिनट रहे थे। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उसके बाद, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्या करो, खुद इसके घर में ट्राई करो। फाइन, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स किस तरीके से आप ये बनाना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, और मे बी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं ये चैप्टर को सम अप करूंगी, क्योंकि मैं सुन रही थी कि कुछ लोगों के एग्जाम्स या टेस्ट वगैरह भी हैं और भी चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मे बी आप इसके बाद केमिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करो, राइट? तो 2 लेक्चर्स में मैं इसको बाइंड अप करने की कोशिश करूंगी, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। वैसे हमारे पास अभी रिफ्रैक्शन बचा है, स्नेल्स लॉ बचा है, और अभी है काफी चीजें, मिनिमम 3 लेक्चर्स तो मुझे रिक्वायर्ड होंगे जितना है, ठीक है? तो अभी क्या है, लास्ट 5 मिनट में क्या बोल रहे हो वो रिपीट कर सकते हो, क्योंकि फोन आ रहा था तो फिर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। कहाँ मिस किया था बेटा आपने? हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली वो एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। अब वो एग्जाम्पल अगर आपका मिस हो गया है तो आप क्या करो, जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ उसको देख लो, तो उससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? नेक्स्ट है, उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन क्या दी? बेटा इंस्ट्रक्शंस मैंने कुछ नहीं दिया है, मैं तो डिस्कशन कर रही थी ना, किसी ने मुझे बोला कि नोट्स कैसे बनाने हैं वो डिस्कस आप करने वाले थे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, बट क्या है कि इतना अभी हम पहले एक क्वेश्चन और ले लेना, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इसमें है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed
In order to obtain a sharp image, find the nature size of the image. ठीक है, ध्यान से सुन लो फिर से. An object 4 centimeter in size. Object का size मतलब h दिया है, कितना 4 सेंटीमीटर. अभी क्या है, सिंबल्स मत यूज करना, प्लस माइनस कुछ मत यूज करना. अभी सिर्फ क्वेश्चन को पहले लिख लेना जो जो आपको गिवन है. An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror. मिरर कौन सा है? कॉन्केव. और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉन्केव मिरर से. ओके. और फोकल लेंथ इसकी कितनी दी है? फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर. मिरर को कहां प्लेस करें जिससे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज. इमेज हमेशा कहां पर बनती है? स्क्रीन पर ही बनती है. और ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीन को कहां प्लेस करें जिससे इमेज बने. इनडायरेक्टली इन्होंने ये नहीं पूछा कि डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि इमेज कहां बनेगी. इन्होंने इस तरह से पूछा कि आप अपनी स्क्रीन को कहां रखें. स्क्रीन को आप वहीं रखोगे जहां इमेज बनानी होगी. ठीक है, इसका मतलब ये पूछ क्या रहे हैं कि आपके इमेज कहां पर बनेगी. फिर नेचर और साइज भी पूछ रहे हैं. ठीक है, इतनी चीज क्लियर. अब देखो, कॉन्केव मिरर है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सही है. ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. एच तो ठीक है. यू कैसा होता है कॉन्केव मिरर में? यू हमेशा चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, क्या होगा? नेगेटिव. कंसर्न है अब क्या, किस चीज की? फोकल लेंथ की. फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की कैसी होगी? नेगेटिव. 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 ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव. अब मिरर फॉर्मूले का यूज हो जाए. 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u. 1 upon f की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? -15. ठीक है. v की जगह 1 upon b, ये तो आपको कैलकुलेट ही करना है. और 1 upon -25. 1 upon v is equal to 1 upon -15 plus 1 upon 25. ये तो क्लियर है. हमने क्या किया, ये नेगेटिव वाला 1/25 जो था वो आपका इस तरफ आया, तो वो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया. इतनी चीज क्लियर है सबको? यस मैम. इसको हम इंटरचेंज करके ऐसे लिख दें, 1/25 minus 1/15. ये चीज क्लियर? 1/v is equal to LCM कितना आएगा इसका? 15 और 25 का 75. 75. 25 कितने टाइम्स रहेगा? 75 और 15 5. ठीक है. 1/v is equal to -2/75. v कैलकुलेट करने के लिए v is equal to 75/2 -75/2. v is equal to 37.5 centimeter, and that too it should be negative होना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या है, इससे क्या पता चल रहा है? b नेगेटिव आया, यानी इमेज फॉर्म में, इमेज किस तरफ फॉर्म हो रही है मिरर के? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में फॉर्म होगी, यानी इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हो रही है. v की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था? नेचर पूछा था. नेचर हमने रियल इन्वर्टेड बता दी.
फिर साइज के लिए फिर हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन इज -v अपॉन u। यहाँ पे -37.5 अपॉन u कितना दिया है, -25। माइनस माइनस गेट्स कैंसल। मैग्निफिकेशन जब आप इसको सॉल्व करोगे उसमें क्या अंडरस्टूड है, जब आप सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, ये ग्रेटर देन 1 आएगी। इतना तो अंडरस्टूड है, ग्रेटर देन 1 आएगी, नहीं आएगी, मगर निगेटिव में आ रही है वैल्यू, सॉरी। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, 375 अपॉन 250। मैम हमें हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है। हाँ, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको अगर मान लीजिए 1.5 फर्दर आप इसको क्या करो, ऐसे ही रहने दो। हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो कि आपको पता है कि h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u होता है। अब -v अपॉन u तो आपका कितना आ रहा है, -375 अपॉन 250, और h डैश आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। h कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, 4 सेंटीमीटर। यस मैम। ओके ओके। इसके बाद अब क्या है, h डैश कैलकुलेट करने के लिए इस 4 को हम राइट हैंड साइड मूव कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 4। वैल्यू कितनी दी है आपको इसकी, सॉल्व करें इसको तो 5 से कर जाएंगे, 5 7 जा, और ये कितना होगा, 5 5 जा 5, -6 सेंटीमीटर। ये 5 10 और ये 5 15, कितना आ रहा है, 1.5 -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 -6, ठीक है। यस मैम। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस मैम। ये चीज क्लियर हो गई सबको कि अब आपका ये क्या बता रहा है कि हाइट अगर माइनस में है तो ये बता रहा है कि आपकी इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, और v नेगेटिव आया था। v नेगेटिव क्या बता रहा है, v नेगेटिव ये बताता है लेफ्ट साइड पे आपकी इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनी है, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ही बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलते हैं। और इस बैक साइड में बनती है या राइट साइड में बनती है तो हम बोलते हैं एट द बैक ऑफ द मिरर। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ बेटा, आप इसके क्वेश्चंस और भी ट्राई करो घर पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 2 हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और क्वेश्चंस में आपको वर्कशीट वगैरह कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाऊंगी तो उसमें आपको और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। बाकी आपको जितने मिलते हैं आप क्या करो, उसको खुद कोशिश करो करने के लिए, फाइन। और नोट्स फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, नोट्स आप किस तरीके से फॉर्म करोगे कि आप हेडिंग टू हेडिंग, हम लोग हेडिंग वाइज ही चल रहे हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सारी हेडिंग्स एक बार जॉट डाउन कर दूंगी बोर्ड पर, आपको उन हेडिंग्स को कवर करते हुए। एंड नोट्स कभी भी बेटा लेंदी फॉर्मेट में नहीं होते हैं, उसमें पूरी चैप्टर की स्टोरी नहीं लिखी जाती लाइन टू लाइन। नोट्स किस फॉर्म में होने चाहिए, एक पेज होना चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूले जितने भी यूज हुए, मिरर का या लेंस का, जो भी रिफ्रैक्शन का, जो भी रिलेशन या फॉर्मूले आपने पढ़े वो एक पेज पे सारे आ जाने चाहिए, ठीक है। फिर
दूसरी डेफिनेशंस आपकी जितनी भी चैप्टर में पेज नंबर 1 से चैप्टर के एंड तक जितनी भी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कोई भी चीज है, प्रोसेस है या रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, वो सारे भी आपके एक पेज से स्टार्ट होके एक एंड से लास्ट तक चैप्टर के सारी डेफिनेशन से एक तरफ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन एक साथ सारे केसेस डिस्कस कर लो, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन वो एक साथ सारे केसेस डिस्कस करो, फिर एक बार कॉन्वेक्स लेंस से, एक बार कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस से ये सारे एक साथ डिस्कस कर लो, फिर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ग्लास स्लैब से कैसे होता है उसके लिए डायग्राम, कौन सा इमर्जिंग रे होती है, कौन सी रिफ्रैक्टेड रे होती है, क्या क्या आप उसमें